जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। दोस्तों, इतिहास की अगर क्लास की बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था और मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और हम ये जान चुके थे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन मुनि बनकर भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चला गया था, जहाँ पर श्रवण बेलगोला में जाकर उन्होंने संथारा या संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं से इतिहास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मौर्य साम्राज्य के आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहला शासक था या संस्थापक शासक था, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार के जन्म के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, बिंदुसार के अगर जन्म की बात की जाए तो बिंदुसार के जन्म के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हमें पढ़ने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसका नाम था दुर्धरा। और दोस्तों, कई जगह साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि ये दुर्धरा धनानंद की ही बेटी थी, जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपदस्थ करके सिंहासन को हासिल किया गया था। तो दोस्तों, इसकी अगर माता के बारे में बात की जाए तो इसकी माता का नाम हमें मिलता है दुर्धरा। और दोस्तों, ये जिक्र हमें एक ग्रंथ से मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ये परिशिष्ट पर्वन दोस्तों हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, हेमचंद्र। और इसी परिशिष्ट वर्मन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की जो माता थी उसका नाम था दुर्धरा, जो धनानंद की पुत्री थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके जन्म के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया गया था हर तरह की शिक्षा दीक्षा में, किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, या जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, कौटिल्य एक बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति थे, बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हो सकता है कि आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या का कोई प्लान बनाए और हो सकता है कि धोखे से उसे कोई विष खिला दे। तो ये इस चीज़ के बारे में चाणक्य पहले से ही बहुत सावधान थे। और दोस्तों, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा ग्रंथों से हमें मिलता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खाने की प्रैक्टिस करवाई थी। मतलब वो थोड़ा थोड़ा जहर उसके खाने में मिलाकर उसे खिला दिया करते थे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर में जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, या यूं कहें कि उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जहर के खिलाफ बढ़ गई। और ये दोस्तों ये इसलिए किया गया कि आने वाले समय में कभी कोई चंद्रगुप्त मौर्य को धोखे से जहर खिलाकर उसकी हत्या न कर दे। तो इसी तरह से दोस्तों एक बार ऐसा वर्णन मिलता है कि दुर्धरा क्योंकि दुर्धरा के पिता धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा दिया था गद्दी से, तो और फिर उससे शादी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं दुर्धरा के मन में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर नफरत थी। तो दुर्धरा ने एक बार विष खिलाने की कोशिश की चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो विष को खा कर प्रैक्टिस हो चुकी थी, उन्हें विष उन पर ज़्यादा असर नहीं करता था और धोखे से वही खाना दुर्धरा ने भी खा लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो विष का खाना था ये दुर्धरा ने खा लिया, जिससे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और चाणक्य को जब ये बात पता चली कि दुर्धरा ने
हत्या करने की कोशिश की है चंद्रगुप्त मौर्य की, और धोखे से वो खाना दुर्धरा ने ही खा लिया है, तो तुरंत ही इसे इलाज के लिए ले जाया गया। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुर्धरा की हो गई मृत्यु। दुर्धरा उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुर्धरा की हो गई मृत्यु। लेकिन इसके गर्भ में उस समय बिंदुसार था। ऐसा माना जाता है कि जब दुर्धरा ने जहर खाया तो उसी समय दुर्धरा के गर्भ में बिंदुसार भी था, और उस जहर के चलते हुए जो बिंदुसार है तो इसके चेहरे पर बहुत सारे दाग पड़ गए। इसके चेहरे पर बहुत सारे दाग पड़ गए जहर के कारण, क्योंकि वो उस समय उसके गर्भ में था जब दुर्धरा ने वो विष खाया था। और इसी की वजह से इसके माथे पर एक बिंदु का निशान बन गया। माथे पर बिंदु का निशान बन गया। और दोस्तों यहीं से ये ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि बिंदु होने की वजह से, क्योंकि बिंदुसार के माथे पर जन्म से ही एक बिंदु का निशान था, तो इसका नाम बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार का जन्म क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा हुआ, क्योंकि मृत्यु से जस्ट पहले दुर्धरा का ऑपरेशन किया गया या सिजेरियन किया गया। सिजेरियन टेक्निक से बिंदुसार का जन्म करवाया गया, इसलिए इसे पहला शासक माना जाता है इतिहास में जिसका जन्म सिजेरियन टेक्निक से या ऑपरेशन के द्वारा हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसका जन्म ऑपरेशन से या सिजेरियन टेक्निक से हुआ है। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि बिंदुसार के नाम कौन कौन से थे। तो दोस्तों बिंदुसार के अगर नामों की चर्चा की जाए तो इसके नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है अमित्रघात। एग्जाम में पूछा जाता है कि अमित्रघात किस शासक को कहा जाता है, तो एक नाम मिलता है बिंदुसार का अमित्रघात। दूसरा नाम दोस्तों इसका मिलता है अमित्रोचेट्स। एक और नाम की चर्चा मिलती है इसकी, तीसरा नाम वो है सिंघसेन। आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से ये नाम मिले हैं। दोस्तों अमित्रोचेट्स इसका नाम मिलता है यूनानी इतिहासकारों के द्वारा। तो यूनानियों ने इसे अमित्रोचेट्स कहा है। यूनानियों ने क्या कहा है? अमित्रोचेट्स। सिंघसेन की अगर बात की जाए तो ये जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथों में सिंघसेन नाम मिला गया है बिंदुसार को। दोस्तों अमित्रघाट ये अमित्रोचेट्स का ही हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। दोस्तों इसके बाद और क्वेश्चंस कुछ क्या क्या पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एक और नाम है इनका भद्रसार। और दोस्तों ये नाम मिलता है इनका वायु पुराण में। वायु पुराण में। तो दोस्तों ये चार नाम है जो बिंदुसार के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर बिंदुसार की बात की जाए तो इसके पुत्रों का उल्लेख मिलता है, तो इसके 101 पुत्र माने जाते हैं कि बिंदुसार के 101 पुत्र हुए हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इनके दरबारियों के बारे में। दरबारी, तो दोस्तों बिंदुसार के दरबार में दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें एक है पिंगलवत्स और दूसरे हैं तारानाथ। दोस्तों जो पिंगलवत्स हैं ये इनके ज्योतिषी थे, और इनके बारे में अभी आगे चर्चा होगी। साथ ही अगर बात तारानाथ की जाए तो ये एक बौद्ध संत हुए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दोस्तों बिंदुसार से कुछ 2-3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि बिंदुसार के विदेशी संबंध कैसे थे। दोस्तों
बिंदुसार के विदेशी संबंधों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर विदेशी संबंधों के बारे में बात की जाए, विदेशी संबंध, तो बिंदुसार के विदेशी संबंध सीरिया और मिस्र के शासकों के साथ पाए जाते हैं। दोस्तों क्योंकि आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत से विदेशी शासकों को हराया था, जैसे यूनानियों को हराया था। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सेल्यूकस निकेटर को भी उन्होंने हराया था। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के भी विदेशियों से काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते हैं, उनका व्यापारिक संबंध और साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध भी माने जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए विदेशी संबंधों में, तो दो का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें एक है सीरिया और दूसरा है मिस्र। मिस्र और सीरिया। दोस्तों सीरिया के एक शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस, और मिस्र के उस समय शासक हुए हैं जिनका नाम था टॉलेमी। तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की थी। एक सूखे अंजीर, दूसरा मीठी मदिरा या वाइन हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ एक दार्शनिक। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने सूखे अंजीर और मीठी मदिरा दोनों को ही बिंदुसार के दरबार में भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। वो इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उस समय सीरिया के लोग मानते थे, वहाँ के शासक मानते थे कि दार्शनिक को इस तरह से भेजना उनकी संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों अगर बात की जाए टॉलेमी की, तो टॉलेमी ने भी अपने राज्य से एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एंटियोकस ने और टॉलेमी ने जिन लोगों को भेजा था उनके नाम हमें मिलते हैं। एंटियोकस ने भेजा था डाईमेकस को, और टॉलेमी ने भेजा था डायोनिसियस। तो दोस्तों ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाईमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनिसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा दोस्तों सीरिया के शासक ने 3 चीज़ों के बारे में अभी हमने बात की है कि एक तो इन्होंने मांगा था सूखे अंजीर, दूसरा था मीठी शराब, और तीसरी चीज थी एक दार्शनिक। दोस्तों सूखे अंजीर और मीठी शराब दोनों ही इसने बिंदुसार के दरबार में भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। ये जिक्र भी हमें बिंदुसार के बारे में मिलता है। दोस्तों यहाँ से इन बिंदुसार के बारे में इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक के बारे में। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आइए बात करते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य में अशोक, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर मौर्य साम्राज्य से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस अशोक के बारे में ही होते हैं कि अशोक के बारे में ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। दोस्तों अशोक के बारे में अगर बात की जाए तो इसके पिता थे बिंदुसार। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे, और उनमें सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अशोक था। तो दोस्तों बिंदुसार के लगभग 101 पुत्र
थे, जिनमें सबसे बड़ा था सुशीम और दूसरे नंबर पर नाम आता था अशोक का। दोस्तों, अशोक के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी हमें मिलती है कि जब अशोक का जन्म हुआ तो बिंदुसार जो अशोक के पिता थे वो उसे देखकर खुश नहीं हुए। उसका कारण ये था कि अशोक जो बच्चा था उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही रफ थी, साथ ही साथ रूप में भी वो बिल्कुल ही देखने में अच्छा नहीं था। बहुत ही क्रूप एक बालक के रूप में अशोक का जन्म हुआ है और ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार तब से ही इससे ज़्यादा लगाव नहीं रख पाए। दोस्तों, अगर बात की जाए अशोक की माता की, तो अशोक की माता का नाम हमें मिलता है शुभद्रांगी। दोस्तों, शुभद्रांगी जो नाम मिलता है वो एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है दिव्यावदान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं अशोक के राज्यारोहण के बारे में, किस तरह से अशोक शासक बना। दोस्तों, अशोक का अगर राज्यारोहण की बात की जाए, राज्यारोहण, तो इसके पीछे भी एक कहानी पता चलती है हमें, एक कहानी का उल्लेख है। दोस्तों, हुआ ऐसा कि बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे सुशीम को शासक बनाना चाहते थे। बचपन से ही वो सुशीम से उतना लगाव करते थे जितना लगाव अशोक से नहीं करते थे। तो दोस्तों, ऐसा अवतरण हमें मिलता है कि एक बार जो राजा बिंदुसार थे उन्होंने अपने ज्योतिष पिंगलवत्स से पूछा। बिंदुसार के एक ज्योतिष थे पिंगलवत्स, इनके एक ज्योतिष थे, उनका नाम था पिंगलवत्स। तो बिंदुसार ने पिंगलवत्स जी से पूछा कि मुझे अपने शासक को, अपने उत्तराधिकारी शासक को किस प्रकार से चुनना चाहिए। तो दोस्तों, पिंगलवत्स के कहने पर बिंदुसार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और बिंदुसार के जो 101 पुत्र थे उन्हें परीक्षा में बुलाया और आकर उनकी परीक्षा करने लगे। दोस्तों, परीक्षा में कुछ पैरामीटर्स रखे हुए थे, जैसे शस्त्र विद्या, नैतिक शिक्षा इत्यादि। तो दोस्तों, सारे के सारे 101 पुत्रों में से केवल अशोक को छोड़कर बाकी सभी पुत्र मैदान में चले गए। उनमें सुसीम भी था, लेकिन अशोक वहां पर नहीं गया। अशोक की जो माता थी शुभद्रांगी, उन्होंने पूछा कि तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए एग्जाम में, एक परीक्षा ले रहे हैं पिताजी सबकी, तो तुम्हें भी उस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अशोक ने मना कर दिया कि माताजी मैं कैसे चला जाऊंगा, पिताजी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते हैं और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, वो मुझे शासक बनाना ही नहीं चाहते, मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन फिर भी शुभद्रांगी के कहने पर, अपनी माताजी के कहने पर अशोक परीक्षा के लिए चल दिया। दोस्तों, रास्ते में अशोक को एक मंत्री मिले जो बिंदुसार के मंत्री हैं, उनका नाम है राधागुप्त। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि राधागुप्त चाणक्य के ही पौत्र थे, जिन्हें बाद में चाणक्य की मृत्यु के बाद में मंत्री बना दिया गया था। तो राधागुप्त जो हैं वो अशोक से मिलते हैं और अशोक को बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अशोक बोलता है कि मैं तो परीक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, राधागुप्त अशोक को हाथी की सवारी देते हैं। ये राधागुप्त हाथी लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने अशोक को भी हाथी की सवारी कराई और कहा कि तुम हाथी पर चढ़कर परीक्षा के मैदान में जाना। और दोस्तों, हाथी पर चढ़कर अशोक परीक्षा देने पहुंचा और अशोक ने उस परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, शस्त्र विद्या से लेकर नैतिक शिक्षा सब कुछ। और जब ये परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी इसे यकीन नहीं हुआ कि शासक मुझे बनाया जाएगा। तो परीक्षा के बाद दोस्तों बिंदुसार परीक्षा के बाद बिंदुसार जी ने पिंगलवत्स से पूछा
पिंगलवत से पूछा कि आप बताइए कि मेरे सारे पुत्रों में कौन श्रेष्ठ है, कौन मेरा उत्तराधिकारी बनने के लायक है। तो दोस्तों ऐसा कथा में मिलता है कि पिंगलवत्स ने डायरेक्ट उसका जवाब नहीं दिया, बस इशारों इशारों में कहा कि आपका उत्तराधिकारी वही होगा जिसकी सवारी सबसे श्रेष्ठ होगी, जिसका खाने का तरीका सबसे श्रेष्ठ होगा और साथ ही साथ जिसका सिंहासन या जिसका बैठने का आसन सर्वश्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक और हमें अवतरण मिलता है कि अशोक ने हाथी की सवारी की और पृथ्वी पर बैठकर भोजन ग्रहण किया, जिसे उसका आसन माना गया। तो यहाँ से ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि पिंगलवत्स के कहने का अर्थ यह था कि आपका सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, सबसे योग्य उत्तराधिकारी अशोक ही होगा। दोस्तों कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक प्रांत था तक्षशिला, जो बिंदुसार के ही शासन का एक अंग था तक्षशिला, और यहाँ का जो गवर्नर था वो सुसीम को बनाया गया था। जो इनका बड़ा पुत्र था बिंदुसार का। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ हो गया एक विद्रोह, तक्षशिला में हो गया एक विद्रोह। इस विद्रोह का कारण ये माना जाता है कि तक्षशिला की जो जनता थी, तक्षशिला की जो प्रजा थी, वो सुसीम से खुश नहीं थी, वो सुसीम के कार्यों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए एक बार सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम इसमें असफल रहा। लेकिन जब अशोक को भेजा गया तो इसने बिना हथियारों के, बिना कोई भी कड़े कदम उठाए इस विद्रोह को शांत कर दिया। और शांत करने के बाद अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों उज्जैन का गवर्नर वो पहले भी था, इसे कहीं कहीं नाम अवंती भी आपको मिलेगा देखने के लिए, अवंती। एग्जाम में अवंती भी आ सकता है कि अशोक कहाँ का गवर्नर था अपने राज्य को प्राप्त करने से पहले, तो उज्जैन का गवर्नर या अवंती का गवर्नर आपको उसमें मिल सकता है। तो उज्जैन का गवर्नर बनने के बाद अशोक चला गया उज्जैन, लेकिन इसके बाद ही सम्राट जो बिंदुसार थे, जो शासक थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, सम्राट बिंदुसार की। दोस्तों इस समय सुसीम तक्षशिला में था। तो जब बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने मंत्री राधागुप्त को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, आप सुसीम को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। दोस्तों इस समय तक अशोक अपने प्रदर्शन के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर सारे ही राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, और साथ ही साथ सभी दरबारी भी अंदर ही अंदर मन में उसे पसंद करने लगे थे, और सभी ये चाहते थे कि सुसीम को शासक ना बनाकर अशोक को शासक बनाया जाए। दोस्तों जैसे ही बिंदुसार ने यह आदेश दिया कि सुसीम को बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया जाए, उसी समय राधागुप्त ने अशोक को बुलाया, अशोक को दरबार में बुला लिया और बिंदुसार से कहा कि अशोक को शासक बना दिया जाए, अशोक का राज्याभिषेक कर दिया जाए जब तक सुसीम यहाँ नहीं आता। दोस्तों ये बात बिंदुसार को पसंद नहीं आई और उसने कहा कि नहीं, सुसीम को ही शासक बनाया जाएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है, ऐसा कथा में मिलता है कि अशोक यह बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गया और उसने बिंदुसार के पास से मुकुट उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि मैं ही यहाँ का शासक हूँ, और ऐसा करके उसने शासन पर कब्जा कर लिया, जिस बात को बिंदुसार सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसी समय शासन को प्राप्त करने के समय ही अशोक ने धीरे धीरे करके अपने 98 भाइयों की हत्या कर दी। टोटल ये थे 101 भाई, उसने 98 भाइयों की हत्या कर दी, और एक सबसे छोटा भाई जिसका नाम हमें कहीं कहीं तिस भी मिलता है, तिस।
वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करके राज दरबार से बाहर चला गया, इसलिए वह बच गया। लेकिन 98 भाइयों की हत्या की अशोक ने सिंहासन प्राप्ति करने के लिए। ऐसा दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है। दोस्तों इन 98 भाइयों की हत्या करने में लगभग 4 वर्षों का समय लगा, एक एक करके 4 वर्षों का समय लगा। और अशोक ने सिंहासन जो अपने कब्जे में लिया, सिंहासन पर जो अधिकार किया, वो 273 ईसा पूर्व में कर लिया। दोस्तों 273 ईसा पूर्व ये वही समय है जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, 273 ईसा पूर्व। लेकिन दोस्तों इसने अपना राज्याभिषेक नहीं किया, अशोक ने अपना राज्याभिषेक बाद में किया। राज्याभिषेक की अगर बात की जाए तो इसके राज्याभिषेक की तिथि है इसके ठीक 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व, लगभग 4 साल के समय के बाद। दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक का नाम चंडाशोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये वह समय था जब अशोक बहुत ही क्रूरता से पेश आया था। अपने 98 भाइयों की हत्या उसने की। साथ ही साथ कहीं कहीं ऐसा जिक्र भी मिलता है कि राज दरबार में जो महिलाएं अशोक को पसंद नहीं करती थी, उसने एक हरम बनाया हुआ था अशोक ने। तो जो महिलाएं अशोक को पसंद नहीं करती थी, उन महिलाओं को जिंदा जलवा दिया था अशोक ने। तो दोस्तों यहाँ से अशोक को चंड अशोक कहा गया है, चंड अशोक कहा गया है। दोस्तों ये नाम अशोक का हमें मिलता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अशोक ने अपने भाई सुशीम की किस तरह से हत्या कर दी। दोस्तों सुशीम, जैसा मैंने कहा, इस समय तक्षशिला में था, लेकिन जैसे ही उसे खबर प्राप्त हुई कि अशोक ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो सुशीम भी राजधानी राज दरबार में वापस आ गया, पाटलिपुत्र वापस आ गया और उसने अशोक को ललकारा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन प्राप्त करने के लिए जिस तरह का रोल चाणक्य ने प्ले किया था, जिस तरह की भूमिका चाणक्य ने निभाई थी, ठीक उसी तरह की भूमिका अशोक को सिंहासन पर बैठाने के लिए राधागुप्त ने निभाई थी। जैसे ही सुसीम वापस आया तो राधागुप्त ने अशोक के साथ मिलकर रणनीति बनाई कि सुसीम की हत्या कैसे करनी है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब राधागुप्त ने सुसीम को देखा तो सुसीम को राधागुप्त ने उकसाया कि तुम्हें अशोक से युद्ध करना है, और अशोक और सुसीम के बीच में एक गड्ढा खुदवा दिया गया और उस गड्ढे में जलते हुए कोयले दफन कर दिए गए। और दोस्तों जैसे ही सुसीम ने आक्रमण किया अशोक के ऊपर, जैसे ही वो अशोक की तरफ बढ़ा हथियार लेकर, वो उस गड्ढे में गिर गया और वहां पर आग लगा दी गई। और इस तरह से दोस्तों सुसीम की हत्या कर दी गई, सुसीम की हत्या कर दी गई और शासन पूरी तरह से अशोक के हाथ में आ गया और इस तरह से अशोक शासक बन गया। दोस्तों इसके बाद और कई बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है उसका उल्लेख कि अशोक ने शासक बनने के बाद साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, साम्राज्य विस्तार को अपनाया और धीरे धीरे आसपास के सभी राज्यों को उसने जीत लिया और भयंकर कत्लेआम मचाया। दोस्तों इस रूप को कहा जाता है चंड अशोक। इसके अलावा दोस्तों अशोक के बारे में एक साम्राज्यवादी ही नीति के अनुसार कलिंग का युद्ध मिलता है, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध। दोस्तों कलिंग युद्ध की अगर तारीख देखी जाए तो ये 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध या कलिंग विजय अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने कलिंग विजय करने के बाद हिंसा का रास्ता त्याग दिया, क्योंकि उसने देखा कि लाखों लोग का कत्ल हुआ है, लाखों औरतें विधवा हो गई हैं और लाखों ही लोग घायल पड़े हैं। ये सब कुछ देखकर अशोक का हृदय दया से भर गया और उसने प्रण किया कि आज के बाद वो हिंसा का सहारा नहीं लेगा और भेरी घोष की जगह उसने धम्म घोष अपनाने की बात की। तो दोस्तों आइए देखते हैं कलिंग युद्ध के बारे में कि क्या क्या उस समय हुआ। दोस्तों आइए बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। दोस्तों कलिंग युद्ध की अगर बात की जाए, कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों कलिंग की अगर बात की जाए तो कलिंग आजकल का उड़ीसा प्रांत,
आजकल जो क्षेत्र उड़ीसा में पड़ता है वही क्षेत्र को कलिंग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कलिंग का जो क्षेत्र था वो लौह अयस्क और उपजाऊ भूमि के कारण जाना जाता था। तो इसलिए हमेशा ही शासक ये कोशिश करते रहते थे कि कलिंग को विजय किया जाए। दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है कि कलिंग को विजय करने का एक कोशिश चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे उसे, उन्होंने वहाँ पे कोई विजय प्राप्त नहीं की। इससे ठीक पहले महापद्मनंद ने कलिंग को विजय किया था। हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी जब वो जिनसेन की मूर्ति को उठाकर ले आए थे। दोस्तों कलिंग को विजय किया अशोक ने। कलिंग को विजय किया अशोक ने। समय की अगर बात की जाए तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। दोस्तों इस समय कलिंग की अगर राजधानी की बात की जाए, राजधानी, तो कलिंग की राजधानी हमें तोसली मिलती है, तोसली। और शासक की अगर बात की जाए तो इस समय कलिंग का शासक संभवतः नंदराज नाम का व्यक्ति था। नंदराज, संभवतः नंदराज इस समय कलिंग का शासक था जब अशोक ने कलिंग को विजय किया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 2 लाख सैनिक मारे गए और लाखों की संख्या में घायल हो गए। और यही वजह थी कि अशोक इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। इतना भयंकर नरसंहार देखकर अशोक दुखी हो गया और उसने क्या किया, हिंसा का मार्ग त्याग दिया। हिंसा मार्ग को त्याग कर दिया और भेरी घोष की जगह, भेरी घोष, दोस्तों भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध, भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। अर्थात धम्म का मतलब होता है दोस्तों धर्म, बौद्ध धर्म के रास्ते पर वह चल पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद अशोक को उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दोस्तों कहीं कहीं सुशीम के एक पुत्र जिसका नाम था, सुशीम के पुत्र निग्रोध का भी जिक्र मिलता है। ऐसा मिलता है जिक्र कि सुशीम की हत्या हो जाने के बाद सुशीम का एक पुत्र था निग्रोध, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्हें गृह त्याग कर दिया था। लेकिन अशोक के दरबार में निग्रोध दोबारा आया और निग्रोध को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया वो उपगुप्त नाम के बौद्ध संत ने किया, या कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु ने किया। इसके अलावा अगर सुशीम के पुत्र के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो ये निग्रोध का जिक्र हमें मिलता है कि निग्रोध सुशीम का पुत्र था जो अशोक के दरबार में आया, जिसे देखकर अशोक बहुत ही खुश हुआ और उसने निग्रोध को अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। दोस्तों ये कहानी थी कलिंग युद्ध की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका अगर वर्णन की बात की जाए, वर्णन, तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में। तो 13वां शिलालेख ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों अशोक के अभी शिलालेखों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अशोक की अगर पत्नियों के बारे में बात की जाए तो अशोक की 5 पत्नियों का जिक्र हमें अलग अलग ग्रंथों से मिलता है। दोस्तों पहली पत्नी थी इसकी देवी, या कहीं कहीं इसका नाम आपको महादेवी मिलेगा।
महादेवी। दोस्तों दूसरी पत्नी का जिक्र हमें मिलता है, दूसरी पत्नी के नाम मिलता है कारुवाकी। कारुवाकी। तीसरे नंबर पर हमें जो नाम मिलता है दोस्तों वो है असंधिमित्रा। असंधिमित्रा। एक और नाम मिलता है हमें तिश्रक्षिता। इसके अलावा दोस्तों पांचवी पत्नी के रूप में हमें एक नाम प्राप्त होता है जो नाम है पद्मावती। पद्मावती। दोस्तों जो इनकी पत्नी थी देवी, इनसे 2 संतान मानी जाती हैं, एक है महेंद्र और दूसरी है संघमित्रा। संघमित्रा। दोस्तों संघमित्रा और असंधिमित्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। असंधिमित्रा थी इनकी पत्नी और संघमित्रा थी इनकी पुत्री। दोस्तों इसी के साथ साथ पद्मावती की अगर बात की जाए तो पद्मावती का एक पुत्र है जिसका नाम है कुणाल, और आगे चलकर अशोक के बाद कुणाल ही अशोक का उत्तराधिकारी हमें मिलता है। तो दोस्तों अशोक के बारे में यहाँ से ही कुछ क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं, आप इनको ध्यान रखना। और अब हम बात करने वाले हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, जहाँ से जो हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों अशोक के जो इतिहास लिखा गया है तो ज़्यादातर उसके इतिहास के बारे में हमें उसके शिलालेखों से, उसके स्तंभ लेखों से और साथ ही साथ उसकी गुहा लेखों से हमें जानकारी मिलती है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं।